जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वो है डिविजिबिलिटी। क्या है डिविजिबिलिटी? कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? तो लिखिए आप, है ना। ओके, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स, है ना। अच्छा, डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स आती हैं तो कैसे करेंगे वो भी अपन देख लेते हैं। अगर डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे पहले मुझे कंडीशन तो पता हो, भाई कंडीशन क्या है। कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो क्या कंडीशन है, कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो क्या कंडीशन है, कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो क्या कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कंडीशन क्या है ना। कंडीशन क्या है? यहां लिखता हूं डिजिट्स, डिजिट या नंबर। चल ओके, देखिए मैंने आपसे बोला कि कोई नंबर, मतलब कोई भी नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल कब होगा, है ना। 2 से डिविजिबल कब होगा? 2 की बात करते हैं। चलिए, 2 से डिविजिबल कब होगा? तो 2 से डिविजिबल की कंडीशन क्या है कि लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। ध्यान रखना, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? जब उसका लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2 हो। लास्ट में अगर 2 आ रहा हो, ठीक है, 2 से डिविजिबल आ रहा हो, ठीक है। जैसे कैसे? जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1 2 4 6 लिख दिया, ठीक है। लास्ट वाले को देखो, लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। यस, 6 2 से डिविजिबल है, खत्म। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, है ना। मैंने लिखा 1 4 8, ठीक है, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? यस, लास्ट में 8 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा याद रखें कि लास्ट जो डिजिट होना चाहिए दैट शुड बी डिविजिबल बाय 2। अगर वो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो डिविजिबल बाय 2 होगा। ठीक, चलिए, 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या है? ठीक है, 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन है कि सम ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट्स, sum of digits divisible by 3, sum of digits divisible by 3, ठीक है। उन सभी डिजिट्स का जो सम होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। उन सभी डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाता हूं। आपसे पूछा गया कि बेटा 1 2 3 4 5 क्या ये 3 से डिविजिबल है? ये क्वेश्चन आ गया, आपके मन में आया कि 1 2 3 4 5 क्या 3 से डिविजिबल है? तो आप इसके डिजिट्स का सम निकालना। क्या निकालना? इसके डिजिट्स का सम निकाल लो। तो इसके डिजिट्स का सम कितना आ रहा है बेटा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यही आ रहा है। इसका डिजिट्स का सम कितना आ रहा है बेटा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 आ रहा है। देखना कितना आ रहा है? 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। यस, इसके डिजिट्स का सम 15 आ रहा है और 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर डेफिनेटली 3 से डिविजिबल होगा। अगर डिजिट्स का सम, जिस नंबर की आप बात करने जा रहे हैं उसके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो चूंकि इसका सम 15 आ रहा है तो 15 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो सम ऑफ डिजिट्स, जिस नंबर की बात कर रहा है उसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 4 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या है? 4 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन, लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, आपसे पूछा जाता है 4 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन बताओ, तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए दिमाग मत लगाना आप लोग, क्योंकि जब जब आपने दिमाग लगाया तूफान आया। ठीक है, आपको करना क्या है भाई? 4 से डिविजिबल करना है ना, तो एक काम कर, लास्ट के 2 डिजिट देखता जा, 2 डिजिट देख लास्ट के। अब 3 और 4, क्या 3 और 4 4 से डिविजिबल है? नहीं है। 3 और 4 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। ध्यान रखना, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4 बिकॉज लास्ट 2 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाय 4। क्लियर? चलिए 5th नंबर पर 5 से डिविजिबल की कंडीशन क्या है? 5 से डिविजिबल की कंडीशन है कि लास्ट डिजिट या तो 0 हो, 0 और या फिर 5। अगर लास्ट में 0 आ जाए या लास्ट में 5 आ जाए तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर? जैसे मैंने एक नंबर लिखा आपके पास 1255, लिख लिया? पक्का लिख लिया आपके सामने? तो लास्ट डिजिट 5 आ गया तो सोचना मत, 100% ये 5 से डिविजिबल है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 100% ये 5 से डिविजिबल है। श्योर? समझ आ गया? तो लास्ट डिजिट अगर 0 आ जाए या 5 आ जाए तो उसका मतलब वो किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। चल अब आता है 6। 6 इंपॉर्टेंट है। 6 की क्या शर्त है? 6 की क्या शर्त है? ठीक है, समझ आ गया है ना? 6 की क्या शर्त है? नंबर डिविजिबल बाय, मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 3।
मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 3, 2 and 3, ओके। वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, है ना, एक से नहीं, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। 2 शर्तें हो गई बेटा उसकी। अगर दोनों में से एक भी शर्त रह गई तो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, आप मेरी एग्जांपल को पहले समझना अच्छे से, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके समझाता हूँ। जैसे ये नंबर ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 ले लिया, ओके। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि इसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल आ रहा है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था इसका जो सम है वो 3 से डिविजिबल आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 3 तो है, बिल्कुल ठीक है सर, डिविजिबल बाय 3 तो है, बिल्कुल है सर, 100% है। पर क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है। दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है भैया, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है यार। 2 से डिविजिबिलिटी की शर्त देख, 2 से डिविजिबिलिटी की शर्त थी कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन इसका लास्ट नंबर तो 5 है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है। तो क्या ये 6 से डिविजिबल है? नहीं, नहीं है। क्योंकि 6 से डिविजिबल होने के लिए दोनों शर्तें पूरा होना जरूरी है बेटा। 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, तब जाके वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब तो आ गया होगा। अब बात आती है 8 की। 8 से डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या है? चलिए, 8 की कंडीशन क्या है? लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। ओके, सॉरी, डिविजिबल बाय 8। ओके, देखिए 4 की याद है कंडीशन? 4 की कंडीशन क्या थी कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। 8 की कंडीशन क्या है? लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है ना। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होंगे तो वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कोई भी नंबर उठा लो अपनी मर्जी से, है ना। 4 1 5 4, है ना। चलिए, लास्ट के 3 नंबर देख लो आप, क्या 8 से डिविजिबल हो रहे हैं? तो देख लेते हैं, है ना। हाँ, इसको 5 2 कर देता हूँ। चलिए कर लेते हैं। अब देखो 8 से डिवाइड करके देखो तो 8 बन जा, है ना, 8 आ जाएगा, 7 बचेगा। यस, ये डिविजिबल है, ये नंबर डिविजिबल है। आगे समझ में? ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं आपको। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो गए तो वो नंबर 8 से डिविजिबल है। तो चूंकि 152 इज डिविजिबल बाय 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर बेटे 8 से डिविजिबल हो गया। दैट्स ऑल, दिमाग मत लगाना। तो अब लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, ठीक है। चलिए, 9 की कंडीशन क्या है? कंडीशन 9 की, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। ओके, ये उसी तरह से है जैसे 3 की कंडीशन थी, 3 की कंडीशन थी। 3 की कंडीशन क्या थी कि 3 की कंडीशन थी कि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो 9 की कंडीशन है कि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर उन सबका सम 9 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब वो नंबर 9 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो सेम, जिस बच्चे को 3 वाली कंडीशन समझ में आ गई उसको 9 वाली कंडीशन अपने आप समझ में आ जाएगी, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वो कहता था 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ये कहता है 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। और 10 की कंडीशन सबको पता है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा? जब लास्ट में 0 आ रहा हो। तो उसमें दिमाग लगाना नहीं है भाई, ये तो कॉमन सेंस है। मैंने आपसे पूछा 4 2 5 0, क्या 10 से डिविजिबल होगा? ऑब्वियस ही बात है होगा, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें तो दिमाग लगाना नहीं है, राइट। चलिए, तो आई थिंक इतनी सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताई हैं। और ये बहुत छोटी और बेसिक बातें हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए थी, राइट। चलिए, कुछ क्वेश्चंस अपन इसमें ले लेते हैं। चलिए देखिए, which of the following numbers are divisible by 4, ठीक है। इनमें से कौन से नंबर जो है 4 से डिविजिबल हैं, राइट है। चलिए, पहला देखिए 3 2 4 5 6, ठीक है। दूसरा देखिए आप 5 7 3 2, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है 2 3 0 0 4, है ना।
चौथा देखिए, चौथा हमारे पास है 87384, ठीक है ना। पांचवें पर आ जाइए, पांचवा क्या है 85331, है ना। 6 नंबर क्या है 99236, ओके, ये मेरे पास है। चले देखते हैं, चलिए ठीक है। अच्छा, 4 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या थी बेटा? 4 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन थी कि लास्ट के 2 डिजिट्स पे फोकस करना है। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट के 2 डिजिट कौन है 56, क्या 56 4 से डिविजिबल है? हाँ है, 56 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है, इसका मतलब डिविजिबल होगा। इधर आ जाए बेटा, 84 4 से डिविजिबल है? हाँ है, यस बिल्कुल है, इसका मतलब डिविजिबल होगा। इधर आ जा, क्या 32 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, ये 4 से डिविजिबल होगा। क्या 31 4 से डिविजिबल है? नहीं है, ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इधर आ जा बेटा, 04, ये 04 है बेटा, 04, क्या 04 4 से डिविजिबल है? हाँ है, ये 4 से डिविजिबल होगा। क्या 36 4 से डिविजिबल है? हाँ है, ये डिविजिबल होगा। क्लियर? तो सिंपल सा फंडा है बेटा, जो नंबर 4 से डिविजिबल है लास्ट के 2 डिजिट देखता जा, दैट्स ऑल, इतना करना है आपको। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। नंबर n इक्वल्स टू 21p 53q4, 21p 53q4। चलिए ये क्वेश्चन अपने पास है। तो अब पूछा क्या उसने, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर p, q, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर p, q when n is divisible by 9, when n is divisible by 9। ठीक है, समझ आ गया? तो नंबर n इक्वल्स टू 21p 53q4, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर p q व्हेन n इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई p और q के कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे जब ये नंबर किससे डिविजिबल हो, 9 से डिविजिबल हो। ठीक, अच्छा ये तो एक नॉर्मल अपन ने क्वेश्चन ले लिया, मतलब क्वेश्चन अच्छा है नो डाउट, पर इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं अब आप करने लायक हो जाओगे इस क्वेश्चन को करने के बाद, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे क्या करना है। चलिए सबसे पहले बेटा सोच कि 9 से डिविजिबिलिटी की शर्त क्या थी, कि कोई भी नंबर बेटा 9 से डिविजिबल तब होगा जब उसके डिजिट्स का सम, जब उसके डिजिट्स का सम किससे डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा, राइट। कंडीशंस पे फोकस कर, कंडीशन क्या है कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा, तो कोई भी नंबर बेटा 9 से डिविजिबल तब होगा जब इन सारे डिजिट्स का सम किससे डिविजिबल हो, 9 से, राइट। इन सबका सम लिख लो बेटा, सम लिख लो, इन सबका सम लिख लेते हैं, सम लिख लो, इन सबका सम लिख लेता हूँ। कितना आएगा 2 + 1 + p + 5 + 3 + q + 4, कितना आ रहा है देख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा p + q 18, ये आ रहा है ना सम, 10 14 8 × 12 15 आ रहा है, 15। चलिए ठीक है, यही आएगा, श्योर, यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, ये सम आ गया। अब आप मतलब सिंपल सी बात है, देखो मैं तो सीधा सीधा फंडा समझता हूँ। फंडा क्या है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए, जो p + q + 15 आना चाहिए, दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, ये चीज 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब 9 से डिविजिबल है तो उसका क्या मतलब है भाई, ये 9 से डिविजिबल तब होगा जब ये नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा, जब ये सम कितना आ जाए, या तो 9 आ जाए, ये 18 आ जाए, ये 27 आ जाए, या 36 आ जाए, या 45 आ जाए, एंड सो ऑन। बस सीधी सी बात है। क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई ये चीज, ये जो सम आप देख रहे हो कि 9 से डिविजिबल कब होगा, तो 9 से डिविजिबल कब होगा जब ये 9 आ जाए, या तो सम, या 18 आ जाए, या 27 आ जाए, या 36 आ जाए, या 45 आ जाए, एंड सो ऑन। क्लियर? अब क्या है, अब अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। बुद्धि का प्रयोग कैसे करते हैं, बुद्धि का प्रयोग ऐसे करते हैं बेटा, यहां जो नंबर लिखे हुए हैं डिजिट्स है ना सारे, तो ये भी एक डिजिट होगा और ये भी एक डिजिट होगा, तय है ये, t भी एक डिजिट होगा और q भी एक डिजिट होगा। डिजिट्स के बीच में होते हैं 0 से 9 के बीच में, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। क्लियर? ये तो तय है कि ये एक डिजिट होने वाला है, क्योंकि ये पूरा नंबर है, पूरा नंबर ऐसे होता है मैथ्स में, ऐसे 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा नंबर है, तो नंबर है तो डेफिनेटली बेटा ये भी एक डिजिट होगा और ये भी एक डिजिट होगा, तो तय है। तो यहां पर क्लियरली बोल देता हूं कि p और q क्या है, डिजिट है,
ठीक है। तो P और Q किसको बिलोंग करेंगे? P और Q बिलोंग करेंगे 0 से लेकर 9 तक। समझ आ गया? ये बात समझ आ गई तो काम हो गया तेरा। P और Q किसको बिलोंग करने चाहिए बेटा? 0 से लेकर 9 तक को बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, P और Q किसको बिलोंग करने चाहिए? 0 से लेकर 9 तक को बिलोंग करने चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया नंबर है, नंबर है तो इसके बीच में तो डिजिट ही आएंगे। अब डिजिट कहां से स्टार्ट होगा? 0 से लेकर 9 तक आएगा। तो यानी P और Q की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और P और Q की मैक्सिमम वैल्यू 9 होगी। ये समझ में आ गया? लिख लीजिए आप, P और Q, ठीक है ना। मतलब आप ऐसे बोलो, P की मिनिमम वैल्यू भी क्या है? 0 है, और Q की मिनिमम वैल्यू भी क्या है बेटा? 0 है। ठीक है, और P की मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा? 9 है, और Q की मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा? 9। समझ आ गया? तो ये तो तय है कि P की मिनिमम वैल्यू भी 0 है और Q की मिनिमम वैल्यू भी 0 है, P की मैक्सिमम वैल्यू भी 9 है और Q की मैक्सिमम वैल्यू भी 9 है। ठीक, तो अब सोचना चालू करते हैं। क्लियर? सबसे पहले ये सोचते हैं कि P प्लस Q प्लस 15 9 हो सकता है क्या? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अरे इसलिए नहीं हो पाएगा बेटा कि इन दोनों का सम तो मिनिमम 0 होगा ही होगा। 0 से कम तो इन दोनों का सम हो ही नहीं सकता, क्योंकि P बेचारा मिनिमम 0 है, Q बेचारा मिनिमम 0 है। जब दोनों बेचारे मिनिमम 0 हैं तो इन दोनों का सम मिनिमम 0 होगा। अब जब दोनों का सम मिनिमम 0 है तो 9 कैसे आएगा? पॉसिबल नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे आ जा बेटा। ठीक, P प्लस Q प्लस 15 बराबर 18 होगा क्या? देख लेते हैं। अगर P प्लस Q प्लस 15 बराबर 18 है तो P प्लस Q बराबर 3 हो गया। बिल्कुल हो सकता है। अब 3 कैसे आएगा? 3 आने के 4 तरीके हैं, या तो P0 Q3, P1 Q2, P2 Q1 और P3 Q0। 4 तरीके हो गए। तो 4 तरीके से ये सम 3 आ सकता है। आ गया? तो 4 तरीके से सम 3 आ सकता है। ये केस पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं नेक्स्ट केस पे जाता हूं, जब इसका सम कितना हो जाए बेटा? 27 हो जाए। क्या हो जाए? 27 हो जाए। क्लियर है? इसका सम क्या हो जाए? 27 हो जाए। चलिए, अब 27 के लिए क्या करूंगा? 27 के लिए आगे दिमाग लगाते हैं। तो P प्लस Q बराबर क्या? 12। P प्लस Q बराबर 12। अब 12 कैसे आ सकता है? 12 ऐसा आ सकता है भाई, P मैक्सिमम 9 है और Q मैक्सिमम 9 है ना। तो P मैक्सिमम 9 और Q मैक्सिमम 9 है, तो पहला केस बनेगा 3 9 बन गया भाई। ये 3 है 9, और एक कम करता जा, 4 8 और कम करता जा, 5 7 और कम करता जा, 6 6 और कम करता जा, बढ़ाता जा, 7 6 एक कम करता जा, एक बढ़ाता है, 7 6 और 8 4 और 9 3। 9 के आगे जाना मत, 9 के आगे जाना मत, क्योंकि 9 से आगे जाने की परमिशन नहीं है तुझे। क्लियर? तो 4 केसेस तुझे यहाँ मिल गए, बिल्कुल मिल गए। 7 केसेस तुझे यहाँ मिल गए। ठीक, अब मैं आगे जा रहा हूँ। तो 9 वाला केस ले लिया जो कि पॉसिबल नहीं था, 18 वाला केस ले लिया जो कि पॉसिबल था, 27 वाला केस ले लिया जो कि पॉसिबल था। अब मैं जाऊंगा 36 की दुकान पर। किसके पास? 36 के पास जा रहा हूँ। तो मैं 36 के पास गया तो P प्लस Q प्लस 15 बराबर कितना? 36 आ गया। 36। ठीक है, अब यहां से आएगा बेटा P प्लस Q बराबर कितना आएगा? 21। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि P की मैक्सिमम वैल्यू 9 थी, Q की मैक्सिमम वैल्यू 9 थी। तो यार P प्लस Q की मैक्सिमम वैल्यू तो 8 होगी ना यार। 21 कैसे हो जाएगी आप बताओ? तो पॉसिबल 18 होगी ना। P प्लस Q की मैक्सिमम वैल्यू 18 होगी, तो 21 तो हो ही नहीं सकती ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब आगे वाले सारे केस रिजेक्ट हो जाएंगे। आगे वाले सारे केस रिजेक्ट हो जाएंगे। कौन से वाले? 36 के आगे वाले। ठीक है, तो कौन से केस रिजेक्ट हो जाएंगे? 45 है ना, समझ में आ गया? 54, ये सारे केस रिजेक्ट हो जाएंगे। ऑल केसेस आर रिजेक्टेड। ठीक, तो आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 2 3 4 4 केसेस, 5 6 7 8 9 10 11। कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? टोटल 11 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। कितने? टोटल 11 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो लिख लीजिए टोटल ऑर्डर्ड पेयर। टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे? 11 होंगे। ओके, टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे? 11 होंगे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 11। ठीक, आई थिंक डिविजिबिलिटी क्लियर है आप लोगों को। डिविजिबिलिटी का मतलब समझ में आ गया? कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, 3 से डिविजिबल कब होगा, 4 से डिविजिबल कब होगा, 5 से डिविजिबल कब होगा। देखिए ये सब मैं फिलहाल बार बार बोल रहा हूँ। देखो हम पढ़ रहे हैं बेसिक। बेसिक का मतलब अंदर जो सारी बातें बेसिक्स के अंदर आती है, छोटी से लेकर छोटी बात, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी तक का जो लेक्चर मैंने पढ़ा है उसमें मैंने आज क्या बताया? स्क्वायर रूट। बहुत छोटी सी बात थी पर स्क्वायर रूट निकालना सिखाया मैंने आपको।
फिर मैंने बताया डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी की कंडीशन मैंने आपको बताई कि व्हाट इज कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी, वो भी मैंने आपको सिखाया, राइट। अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो हम चलेंगे रिमाइंडर थ्योरम पर। किस पे जाएंगे? रिमाइंडर थ्योरम पर। चलिए, तो आज हम बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में रिमाइंडर थ्योरम, राइट। अब हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं। देखो, रिमाइंडर थ्योरम समझा देता हूं मैं आपको। हम रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, मैं समझाता हूं आपको रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। जैसे मान लेते हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है। क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है, दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल ठीक है सर, दिख रहा है, ठीक। आपने इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? x माइनस 1 से डिवाइड करा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है, आपने इसको x माइनस 1 से डिवाइड किया तो पहले यहाँ x आएगा। भाई एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है तो यहाँ क्या आएगा? x आएगा। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। क्लियर? कितना बचेगा बेटा? माइनस 3x प्लस 5 बचेगा। क्या बचेगा बेटा? माइनस 3x प्लस 5 बचेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ माइनस 3x है और यहाँ x है, यहाँ माइनस 3x और यहाँ x है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 3 से। कितना आएगा? माइनस 3x आएगा और प्लस 3 आएगा। साइन चेंज कर दे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। बच गया? ठीक। अब आप समझना मैं जो बताने वाला हूँ, ये चीज बराबर है, ठीक है ना, इक्वल है। दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, this into this, this equal to this into this plus this। समझ में आ गया? आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा कि जब ये चीज किसके इक्वल है? this into this plus this। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आ रहा होगा। समझ में आ गया? तो इसको हम जनरलाइज कर देते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम बता बेसिकली क्या हुआ है। रिमाइंडर थ्योरम को जनरलाइज करने के लिए एक काम करते हैं। इसको ऐसे सोचते हैं कि ये फंक्शन है, ओके। आपने इसको gx से डिवाइड किया तो यहां पर क्वोशिएंट आएगा और लास्ट में एक रिमाइंडर आएगा। आया? आ गया? तो बताइए क्या होगा। तो पिछले वाले की थ्योरी को अगर मैं देखूं तो मैंने क्या करा था? दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस लिखा था। उसी चीज को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? fx इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? दिस इंटू दिस प्लस rx। ये लिखने का तरीका है। समझ में आ गया? ये लिखने का तरीका है कि इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं दिस इंटू दिस प्लस दिस, ओके। आर का मतलब रिमाइंडर है, क्यू का मतलब क्वोशिएंट है। ये मेरा फंक्शन है जिसको मुझे डिवाइड करना था और ये वो फंक्शन जिससे मैंने डिवाइड करा। तो ये इस तरह का लिखने का तरीका होता है। क्लियर? अब इसको अगर मैं x माइनस ए के लिए बोलूँ, किसके लिए बोलूँ? x माइनस ए के लिए बोलूँ। क्लियर? किसके लिए बोलूँ? x माइनस ए के लिए। अगर मैंने इसको x माइनस ए से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? x माइनस ए। अगर इस फंक्शन को मैंने x माइनस ए से डिवाइड किया और अगर क्वोशिएंट मेरा qx है तो rx, तो क्या लिखूंगा? देखो लिखने का तरीका, fx बराबर क्या लिखूंगा? fx बराबर दिस इंटू दिस प्लस rx। यही आया? यही आया? पक्का यही आया? अगर मैंने fx को x माइनस ए से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट है rx है, तो fx किसके बराबर हो गया? इसके हो गया। यहाँ तक समझ में आता है? पक्का यहाँ तक समझ में आ गया? और यहाँ तक समझ में आ गया तो बेटा एक चीज समझ में आई होगी। यहाँ से क्या समझ में आई कि अगर मैं यहाँ से f ऑफ a निकालूं, क्या निकालूं? f ऑफ a निकालूं। क्या निकालूं? f ऑफ a निकालूं। f ऑफ a निकालूं। अगर मैं x की जगह a रख दूं तो बेटा ये चीज 0 हो गई। अगर मैं x की जगह a रख दूं तो ये बेटा ये चीज 0 हो गई। बताओ क्या बचा? रिमाइंडर बचा। तो रिमाइंडर किसके बराबर बचा? f ऑफ a के। रिमाइंडर किसके बराबर बचा बेटा? f ऑफ a के। समझ में आ गया? क्लियर? तो रिमाइंडर थ्योरम है क्या? रिमाइंडर थ्योरम ये है कि अगर fx को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर fx को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बताओ किसके इक्वल आएगा? f ऑफ a के इक्वल आएगा। इफ fx इज डिवाइड बाय x माइनस ए, अगर fx को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा? रिमाइंडर इक्वल टू आएगा f ऑफ a के। क्लियर है? समझ में आ गया? तो लिख लीजिए, आप लिख लीजिए रिमाइंडर थ्योरम क्या है। इफ fx इज ए पॉलिनोमियल, if fx is a polynomial of at least degree 1, if fx is a polynomial of at least degree 1, हालांकि कम से कम 1 डिग्री का तो हो, 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, तो if fx is a polynomial of
एटलीस्ट डिग्री 1, ठीक है, एटलीस्ट डिग्री 1, एंड इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, एंड इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, if fx is divided by x minus a, if fx is divided by x minus a, then remainder is equals to f of a, then remainder is equals to f of a, then remainder is equals to f of a. मैं लिख देता हूँ, if fx is a polynomial, अगर कोई बच्चा रह गया हो वो of at least degree 1, at least degree 1, कम से कम 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, उससे ज़्यादा का होगा कोई दिक्कत नहीं है. If fx is a polynomial of degree at least degree 1, ठीक है, at least degree 1, and ठीक है, and fx is divided by x minus a, ठीक है, तो then remainder किसके इक्वल होगा, then remainder is equal to किसके इक्वल होगा, f of a के इक्वल होगा. समझ आ गया? तो इसे बोलते हैं रिमाइंडर्स थ्योरम. सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीज़ों में आपको ये बहुत हेल्प करेगा, रिमाइंडर्स थ्योरम, राइट. अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, मतलब एक्सप्लेनेशन का मतलब क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे, क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे, ठीक. अच्छा, एक बात आप ध्यान रखना, है ना, एक बात आप ध्यान रखिएगा हमेशा, जब हम रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, तो जैसे मैं क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक से. जब मैं क्वाड्रेटिक से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर किसकी फॉर्म में होगा, लीनियर की फॉर्म में होगा. अगर मैं क्वाड्रेटिक से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर किसकी फॉर्म में होगा, लीनियर की फॉर्म में होगा. अगर मैं क्यूबिक से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर किसकी फॉर्म में होगा, रिमाइंडर होगा क्वाड्रेटिक की फॉर्म में. क्यूबिक से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आएगा. क्वाड्रेटिक से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर शुड बी इन, है ना, लीनियर फॉर्म में आएगा. राइट. तभी मैंने आपको समझाया रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गई होगी आप लोगों को. रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको समझाया कि अगर मैं किसी फंक्शन एफ एक्स को अगर एक्स माइनस ए से डिवाइड करूँगा बेटा, तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा बेटा, रिमाइंडर बराबर होगा एफ ऑफ ए के. ये बात आपको मैं समझा चुका हूँ, ठीक है. अब क्वेश्चंस कैसे करेंगे, क्वेश्चंस देखते हैं. मेनली होता है भी क्वेश्चंस कैसे करेंगे. चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b. ओके, ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है ना, डिवाइडेड बाय, when divided by x minus 1 and x plus 1, then remainder is 5 and 19. Then remainder is 5 and 19. Okay, find remainder when divided by x minus 2. ओके, तो रिमाइंडर क्या होगा जब x minus 2 से डिवाइड किया जाएगा. देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया तो काम खत्म हो गया, है ना. अब आप समझ लो मैंने क्या बोला था. अब मेरी थ्योरी पे जाइए अच्छे से. मैंने बोला था अगर x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो बेटा रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर बेटा f ऑफ ए होता है. रिमाइंडर क्या होता है, f ऑफ ए होता है, ठीक है. तो जब मैं इस एक्सप्रेशन को x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, f1. ठीक है सर. जब इस एक्सप्रेशन को मैं x प्लस 1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा बेटा, f ऑफ माइनस 1 होगा. ठीक है, तो इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 होगा, इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर माइनस 1 होगा. क्लियर. उसने ये भी बोला है कि जब आप इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 के इक्वल है, और जब इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 19 के इक्वल है. क्लियर. तो सबसे पहली बात आप ये समझना कि जब मैं इस एक्सप्रेशन को x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर विल बी f1. क्या होगा, f1 होगा, और f1 किसके इक्वल है, 5k. ठीक है, तो लिख देता हूँ. चलिए, तो f1 इक्वल टू कितना होगा, 5. तो सारे बच्चे इसमें 1 रख दीजिए, रख दे 1. तो 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 और प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2. ठीक है, तो 2 माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 5, यही आएगा आई थिंक. ठीक है, और यहाँ से जो मेरी इक्वेशन आ रही है वो आ रही है a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 3. ओके, इक्वेशन आएगी a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 3. श्योर है, बिल्कुल सही है. चलिए, अच्छा उसके बाद उसने किससे डिवाइड किया है, उसने डिवाइड किया x प्लस 1 से. किससे डिवाइड किया है, x प्लस 1 से. x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, f ऑफ माइनस 1.
तो इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, एफ ऑफ -1। बताइए किसके बराबर होगा, 19 के। किसके, 19 के। तो एफ ऑफ -1 रख दीजिए, रख दोगे सारे बच्चे एफ ऑफ -1, तो -1 रख लेते हैं। -1 रखेंगे तो आएगा 2, ठीक है। 2 + 1 3, 3 + 1 3 6, 6 + a + b = 19 आ गया। तो यहाँ से मेरे ख्याल से a + b = 13 आ जाएगा। आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, यहाँ तक आ गया। यहाँ से a और b मिल जाएंगे, आप दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। तो a मेरे ख्याल से 5 आ रहा है, a कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, b कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो a 5 आएगा और b 8 आ जाएगा। क्लियर, यानी a मुझे मिल चुका है, b मुझे मिल चुका है। तो a और b आने के बाद अगर a और b आ गया, फंक्शन आ जाएगा ना यार। a और b आने के बाद फंक्शन आ जाएगा। तो बताओ फंक्शन क्या आ गया भाई, a और b आ चुका है। तो a और b आते ही यहाँ रख देता हूँ, फंक्शन कितना आ जाएगा, तो फंक्शन आएगा ये a की जगह कितना रख देंगे 5 और b की जगह कितना रख देंगे बेटा 8। समझ में आ गया फंक्शन, कोई तकलीफ, ठीक। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बार बार पढ़ो। x - 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बेटा f1 होगा जो कि 5 के बराबर है। x + 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बेटा -1 हो, f ऑफ -1 होगा जो कि 19 के बराबर है। तो एक बार 1 रख दीजिए पूरी इक्वेशन में, एक बार -1 रख दीजिए पूरी इक्वेशन में। रख देंगे तो 1 रखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी बेटा, और -1 रखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। दोनों को सॉल्व कर लो, a और b आ जाएगा। आ गया, और a और b आते ही फंक्शन आ गया। क्लियर, अब आगे की बात सुनो। उसने बोला रिमाइंडर निकालो जब x - 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, x - 2 से। अगर x - 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा f ऑफ 2। x - 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 निकालना है, तो निकाल लेते हैं f ऑफ 2। क्लियर, f ऑफ 2 कितना आएगा 16 -16 प्लस ये कितना आएगा 12, ये कितना आएगा 10 + 8, तो कितना आंसर आ रहा है 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 आएगा। क्लियर है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ें समझें, आपका आंसर आएगा 10। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है px = kx³ + 3x² - 3। ठीक है, px इक्वल टू दे रखा है ये, qx कितना है, qx दे रखा है 2x³ - 5x + k। ठीक है, qx दे रखा है 2x³ - 5x + k। ओके, आगे लिखिए, when px and qx is divided by x - 4. Okay, when px and qx is divided by x - 4, then remainder is same. Then remainder is same. तो आपको बताना है k क्या होगा। क्लियर, ये क्वेश्चन आपने पूछा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, है ना। आप कह रहे हो कि भैया px और qx को मैंने किससे डिवाइड किया, x - 4 से डिवाइड किया। तो when px and qx is divided by x - 4, जब दोनों को x - 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर सेम आता है। ठीक, तो सबसे पहले तो रिमाइंडर थ्योरम पे जाओ बेटा कि x - 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा। अगर x - 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इज p4 एंड q4। अगर p को डिवाइड करूंगा तो p4 और q को डिवाइड करूंगा तो q4। ठीक, अब लैंग्वेज पढ़ो। उसने बोला रिमाइंडर इज सेम, दोनों के रिमाइंडर सेम है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि p4 की वैल्यू और q4 की वैल्यू बराबर है। वो ये कह रहा है कि जब तू x - 4 से डिवाइड करेगा तो जो रिमाइंडर आएगा बेटा p4 एंड q4 दोनों समान हैं, इक्वल हैं। तो बेटा p4 यानी 4 रख दे, इसमें रख देगा 4, कितना आएगा 4 रखेगा तो 64k, प्लस इसमें 4 रखेगा तो कितना आएगा 48 - 3। ठीक है, इधर आ जा, 4 रखेगा कितना आएगा 4 128, बिल्कुल ठीक है। इधर रख के 4 कितना आएगा 20 + k। चलिए आगे यहाँ तक आगे बढ़े। 64k में से k गया तो कितना आएगा 63k। इधर आ जा, 128 में से -20 गया तो 108 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर ले, 108 - 45, बिल्कुल ठीक, समझ में आ गया। 63k = 63, 63k = 63, तो बताओ k कितना 1। समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, k = 1। ये नॉर्मल रेंज की क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको आने चाहिए कैसे करने हैं। ठीक है, तरीका समझिए। चलिए हम और क्वेश्चन देखते हैं, राइट। हम और क्वेश्चन देखते हैं इसी पार्ट के अंदर।
फाइंड रिमाइंडर, find remainder when x to the power 135 plus x to the power 125 minus x to the power 115 plus x5 plus 1 is divided by x cube minus x is divided by, ठीक है, is divided by x cube minus x। बढ़िया क्वेश्चन, शानदार। अब आपको लग रहा होगा यार क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, अच्छी बात है, रिमाइंडर निकालना है, लेकिन कब? जब ये एक्सप्रेशन इससे डिवाइड किया जाएगा, है ना। अब आप समझना कि होने क्या वाला है ना, ये चीज़ समझना आप कि होने क्या वाला है ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अच्छा, आप इसको सोचो, है ना, इसको सोचो कि जब मैं क्यूबिक से डिवाइड करूँगा, किससे डिवाइड करूँगा? क्यूबिक से। जब मैं इसे क्यूबिक से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर किसकी फॉर्म में आएगा? क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आएगा, ठीक। जब मैं इसको क्यूबिक से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर किसकी फॉर्म में आएगा? रिमाइंडर क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आएगा। क्लियर? अच्छा, इसको समझना, ये मेरा क्या है? fx है। ये क्या है? मेरा fx है। बिल्कुल ठीक है सर, ये मेरा fx है। हाँ ठीक है सर। किससे डिवाइड किया बेटा? इससे डिवाइड किया। श्योर है सर? क्वोशिएंट आया होगा? बिल्कुल आया होगा। और साथ में रिमाइंडर आया होगा। आया होगा ना पक्का? जो मैंने शुरू में समझाया था कि बेटा इससे तूने इसको डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आया होगा, साथ में रिमाइंडर भी आया होगा। लेकिन वो रिमाइंडर किसकी फॉर्म में आएगा? क्यूबिक से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर किसकी फॉर्म में आएगा? एक क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आएगा, एक क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आएगा। क्लियर? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? fx इक्वल टू लिखूंगा दिस इंटू दिस प्लस दिस, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिखूंगा? इस एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगा, इस एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा बेटा? इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिखूंगा? दिस इंटू दिस एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू क्यू एक्स, ऐसा लिखूंगा। प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर किस फॉर्म में आएगा? रिमाइंडर आएगा क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और है ना, मैं डायरेक्ट नहीं समझा सकता था पर आपको मैंने पूरा समझाया है। क्लियर? आपने एक्स क्यू माइनस एक्स को देखा? आपने एक्स क्यू माइनस एक्स को देखा? एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, तीन चीज़ें दिख रही होगी आपको, है ना। तीन चीज़ें दिख रही होंगी, एक्स से डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस वन से और एक्स प्लस वन से। क्लियर? तो आपको तीन चीज़ें दिख गई होंगी, है ना। एक्स से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर क्या होगा? f0 होगा। इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? f1 होगा। इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? f माइनस वन होगा। यही होगा ना। तो एक बार 0, एक बार माइनस वन और एक बार 1 रख देते हैं, है ना। एक बार 0, एक बार 1 और एक बार माइनस वन रख देते हैं। तो रखिए इस एक्सप्रेशन में एक बार 0, एक बार 1 और एक बार माइनस वन रख देते हैं। तो सबसे पहले मैं 0 रख देता हूँ। अगर 0 रखूँगा तो क्या आएगा? 0 0 0 0 1 आएगा। ये तो 0 होना ही है। यहाँ से कितना आ जाएगा? c आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। एक बार 1 रख देता हूँ, एक बार 1 रख देता हूँ। 1 तो 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 2 माइनस 1 खत्म 1, है ना। तो 1 प्लस 3 आ जाएगा। तो 3 इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, 3 आ जाएगा। ठीक है। एक बार माइनस 1 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? माइनस 1। माइनस 1 रखूँगा तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 बचेगा भाई, a माइनस बी प्लस सी। अगर किसी बच्चे को तकलीफ हो तो आराम से रखे बेटा 1 और माइनस 1, कोई तकलीफ नहीं है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत भारी सी चीज़ कर रहा हूँ। एक बार 1 रखना है, एक बार माइनस 1 रखना है। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े, सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा c तो 1 आ ही चुका है, c1 आ गया। इसका मतलब अगर c की वैल्यू 1 आ चुकी है, अगर c की वैल्यू क्या आ चुकी है? 1 आ चुकी है बेटा, उसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। c की वैल्यू बेटा 1 आ चुकी है तो यहाँ रख लेते हैं। तो a प्लस बी बराबर 2 आ जाएगा। c की वैल्यू 1 आ चुकी है बेटा तो a प्लस बी बराबर 2 आ जाएगा। c की वैल्यू 1 आ चुकी है तो a माइनस बी बराबर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, c की वैल्यू 1 है तो a प्लस बी बराबर 2, c की वैल्यू 1 है तो a माइनस बी बराबर माइनस 2। क्लियर? मेरे ख्याल से सारे बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से a 0 आएगा और b 2 आ जाएगा, a 0 आएगा और b 2 आ जाएगा। क्लियर है? आगे a 0 और b 2। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि a 0 आया और b 2 आया और c कितना आया? 1 आया। तो आपका रिमाइंडर क्या था? आपका रिमाइंडर था बेटा ये क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर क्या था बेटा? आपका जो रिमाइंडर था वो था ax² प्लस bx प्लस सी, यही था। a कितना आया? 0, b कितना आया? 2 और c कितना आया? 1। तो ये आपका आंसर है। तो जब क्यूबिक से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर किसकी फॉर्म में लेना है? क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। जब क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर किसकी फॉर्म में लेना है? लीनियर की फॉर्म में लेना है। ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। ठीक, इस पर एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं।
if px is divided by x minus 1, ठीक है, if px is divided by x minus 1 then it leaves remainder 1, ठीक है, and if it is divided by x minus 4 then it leaves remainder 10. समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड रिमाइंडर व्हेन it is divided by x minus 1 into x minus 4. ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। ओके, आपने बोला कि भाई जब px को मैंने x minus 1 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1 आएगा। अच्छा, x minus 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हुआ? p1। क्या हुआ? p1। तो p1 किसके इक्वल होगा बेटा? 1 के, ठीक है। if it is divided by x minus 4, जब आपने इसको x minus 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा? p4, वो किसके इक्वल होगा? 10 के, ठीक है। समझ में आ गया? श्योर, क्लियर है? जब आप x minus 1 से डिवाइड करेंगे इन्हें रिमाइंडर होगा p1, वो किसके इक्वल होगा? 1 के। जब आप x minus 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? p4, वो किसके इक्वल होगा? 10 के। आपको बताना है फाइंड रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x minus 1 into x minus 4। तो रिमाइंडर क्या होगा जब आप इससे डिवाइड करेंगे? श्योर? चलिए, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है वो ये है कि रिमाइंडर जो है जब मैं क्वाड्रेटिक से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा, क्वाड्रेटिक से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? ax प्लस बी की फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? ax प्लस बी की फॉर्म में आएगा अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा। क्लियर? सिचुएशन थोड़ा फील कर लेते हैं। सिचुएशन वही है कि मेरा एक फंक्शन है px, इसको आपने डिवाइड किया है किससे? x minus 1 into x minus 4 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नाम की चीज़ आ रही होगी और एक रिमाइंडर नाम की चीज़ आ रही होगी। तो बताओ px किसके इक्वल होगा? दिस इंटू दिस प्लस दिस। लिख दूँ? चलिए, तो बताइए, सबसे पहले बताओ px इक्वल्स टू क्या लिखूँ बेटा? x minus 1 into x minus 4 qx प्लस rx। रिमाइंडर किस फॉर्म में लेना है? लीनियर की फॉर्म में लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि क्वाड्रेटिक से डिवाइड करूंगा, ठीक। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात जो बार बार मैं चिल्ला के कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ बेटा? कि ये चीज़ वो कह रहा है x minus 1 से डिवाइड किया। अगर x minus 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना होगा? p1 किसके इक्वल है? 1 के। लिख लो इस साइड में, p1 किसके इक्वल है? 1 के। जब आपने डिवाइड किया x minus 4 से, किससे डिवाइड किया? x minus 4 से, तो p4 किसके इक्वल है? 10 के। ये गिवन है, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। तो p1 1 गिवन है और p4 10 गिवन है। इसका यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर, इन चीज़ का यूज़ करूँगा यहाँ पर, ठीक है। करें यूज़? तो चलिए, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। करें स्टार्ट? बढ़िया, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ 1 रख लेते हैं। रख लो 1। p1 कितना आएगा बेटा? 1। p1 आ गया, 0 हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है बेटा। आगे समझे? आगे चलो। अब रखो 4। क्या रखोगे? 4 रख दो। p4 कितना है बेटा? 10। तो बराबर कितना आएगा? 4a प्लस बी। आ गया? दोनों को सॉल्व कर लेंगे सारे बच्चे, दोनों को सॉल्व कर लेना। a 3 आ जाएगा और b जो आएगा आई थिंक -2 आ जाएगा। ओके, सॉल्व कर लेना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से a तो 3 आ रहा है ना, दिख ही रहा है, और a की वैल्यू 3 आएगी तो b है ना, यहाँ से a 3 आएगा तो b आ जाएगा -2। क्लियर हो गया? खत्म, ठीक है। तो बताइए रिमाइंडर क्या आ गया? तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो था ax प्लस बी। कितना आ गया आंसर? 3x - 2। रिमाइंडर कितना आ गया? 3x - 2, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक आपका आज के लेक्चर को एक बार रिव्यू करते हैं। ओपन इंटरवल क्या था? व्हाट इज ओपन इंटरवल? व्हाट इज क्लोज इंटरवल? ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है? क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होता है? ओपन इंटरवल में हम कॉर्नर वालों को शामिल नहीं करते, क्लोज इंटरवल में हम कॉर्नर वाले दोनों को इंक्लूड करते हैं।
सेमी ओपन और क्लोज में एक को इंक्लूड करते हैं, एक को इंक्लूड नहीं करते, ये मैंने बताया। फिर मैंने स्क्वायर रूट निकालना सिखाया, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालूंगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, समझ में आया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद हम जब आगे बढ़े तो हमने क्या बताया, डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे। कोई क्वेश्चन अगर डिविजिबिलिटी का बेस्ड आता है तो हम उसे कैसे डील करेंगे। तो 2 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन, 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशंस, वो कंडीशंस मैंने आपको बताई, ठीक है, वो मैंने कराया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, है ना। उसके बाद हम आगे जब बढ़े तो फिर आया रिमाइंडर्स थ्योरम। रिमाइंडर्स थ्योरम क्या होती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर किसी फंक्शन को मैं x माइनस ए से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ a होगा। अगर x माइनस 1 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर p ऑफ 1 होगा। अगर x माइनस 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर p ऑफ 2 होगा, ठीक। रिमाइंडर्स थ्योरम पे हमने कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस किए, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आई थिंक अगर आप ढंग से पढ़ें, मैं फिर बोल रहा हूँ अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। बेसिक्स का मतलब है हम बहुत छोटी छोटी बातें जो मैथ्स में होती हैं वो हम सारे बेसिक्स में देख रहे हैं, राइट। रिमाइंडर्स थ्योरम हमने देखा, है ना। डिविजिबिलिटी की कंडीशंस क्या होती है वो हमने देखा, स्क्वायर रूट निकालना तक हमने देखा। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम पूरा देखा था, ठीक है। इसके अलावा हमने p बाई क्यू की फॉर्म में निकालना सीखा, वो सब चीज़ें हमने सीखी हैं, ठीक है। तो होपफुली आप इसे एंजॉय करेंगे, आप ढंग से पढ़िए, सीखिए, है ना। बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम पे देखते हैं। थैंक यू।